हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप लोग इनके साथ में मिलकर के, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला है हमारा सेल बायोलॉजी और नेक्स्ट हमने जो देखा है टिश्यू बायोलॉजी, दोनों को देख लिया है, दोनों को हमने रिवीजन भी कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर ली है। कहने का मतलब अब यह है कि आज जो हम देखने वाले हैं ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पहले के जो क्वेश्चंस देखे थे वहां पे भी हम लोगों ने ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देखे थे, जैसा कि आप लोगों को पता है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर भी हम लोग ओलंपियाड्स लेवल के बहुत ही जबरदस्त और लेवल वाले क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हम लोगों ने ओनली 1 to 20 क्वेश्चंस को वहां पे डिस्कस किया था। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 21 से लेकर के 45 के क्वेश्चंस जो है लगभग हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास में मात्र 120 सेकंड का टाइम रहेगा और उस ड्यूरेशन के दौरान आप लोगों को अपने आंसर्स को देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का सेशन। और लेकिन उससे पहले बेटा आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। और बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों को फायदा क्या होने वाला है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और अभी तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए क्या किया हुआ है, टेलीग्राम पे स्टडी मटेरियल अपलोड किया हुआ है। अब जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पाथ फॉलो करना होगा वो क्या होगा, t.me/ttb0009। जैसे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे। और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है एज अ डीपीपी, सैंपल पेपर्स, स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारी शानदार कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले पे जाना है, जाने के पश्चात टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। बहुत ही सिंपल ऐप है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना है बेटा, बहुत ही आराम और बहुत ही जबरदस्त काम आपको क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब जैसे ही आप यहां पे जाएंगे तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। जैसा कि आप लोगों की जो क्लास है 9th क्लास है, 9th क्लास की अगर अपन बात करें जिसमें आप लोगों को मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विजेस, इसके अलावा बाई वीकली क्विजेस की मैं बात कर सकता हूं, होमवर्क है, पेरियोडिक टेस्ट पेपर से। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, वो ये कि आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहां पे आने के बाद में आप लोगों को मिलने वाला है 30% का डिस्काउंट बरखुरदार। अब इस डिस्काउंट को लाभ उठाने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना होगा, VR लाइव, ये वाला कोड आपको सिंपल सा यूज करना है। क्या यूज करना है, VR लाइव। जैसे ही आप इसको यूज करेंगे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 9000 यहां पे लिखे हुए हैं इसका जो 30% होगा वो होगा 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। और जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो 6300 है आप इजीली आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। फिर भी किसी न किसी कोई भी ना कोई टेक्निकल एरर आ सकती है, हो सकता है। देखिए टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, हो सकता है आपके मन में कुछ बात हो जो आपको पूछनी हो, ठीक है, तो वो कहां पे पूछेंगे आप लोग, आपको पूछने के लिए क्या करना है 9549041111 पे कॉल कर देना है। और कॉल करने के बाद में आपकी जो भी शंका है, विपदा है, समस्या है, प्रॉब्लम है, यहां पे आप लोगों को बता देना है। उस समस्या का समाधान आप लोगों को 101% मिल जाएगा, गारंटेड, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सिंपल सा काम करना है और 30% का लाभ उठाने के लिए बहुत जल्दबाजी करनी है, क्योंकि बहुत लिमिट
लिमिटेड टाइम के लिए है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो है ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस। कहने का मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो हम लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन करी है, उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एनालिटिकल क्वेश्चन है। आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों को आपका आंसर देना पड़ेगा, जैसा कि अब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बेटा क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस करना है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। फटाफट से कर लीजिए, फटाफट से। हो गया? चलें आगे। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a स्मार्ट स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर L9 वाला जो सीरीज थी, या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो लेक्चर नंबर हमारा 9 था, वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस को देखा था, और हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास में मात्र और मात्र 2 मिनट थे। कहने का मतलब 120 सेकंड थे। और आज जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं उसके आगे से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फटाफट से मैं आप लोगों के लिए वहां पे लेके चलता हूं आप लोगों को, और आपकी समय सीमा जब स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों को फटाफट से बता दूंगा। 1 मिनट, मैं जो है कीबोर्ड से ये काम कर देता हूं। 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप लोगों को कमर की पेटी को कस लेना है, और अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं उन पे आप लोगों को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद में आप लोगों को आपका आंसर देना है। तो समय सीमा के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बताइए फटाफट से क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल है, मैं आप लोगों को कई मर्तबा बता चुका हूं। जो न्यूक्लियस है इसकी जो डिस्कवरी की थी वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे। और रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि कंट्रोल जो करता है सेल को वो न्यूक्लियस है। इसके अलावा हम बात करें ब्रेन के बारे में, वो भी सेल है। और इसके अलावा हम बात करें हेडक्वार्टर के बारे में, तो वो भी क्या है? सेल का जो हेडक्वार्टर वो भी क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। समझ में आया ना? तो अब उस आधार को लेते हुए हमें इन ऑप्शंस को एनालाइज करना है और हमारा आंसर देना है। इट इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज इन द सेल। क्लियर है? कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जाती हैं उनको कन्वे करने का काम, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजने का जो काम होता है वो किसका होता है? वो न्यूक्लियस का ही होता है। न्यूक्लियस में कुल मिलाकर के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, जीन्स वगैरह होते हैं, डीएनए वगैरह जो होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी हो रहे होते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा ना, वो हमारा क्या होगा? वो होगा डी। इस तरीके से हमने पिछली बार भी बहुत शानदार और जबरदस्त प्रैक्टिस की थी। वापस से आज हम वही प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा। तो आप लोगों को फटाफट अपने आंसर्स देने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे पता है क्या मिलता है? डी, ए, बी। मजा नहीं आता यार सच्ची में। मतलब है ना, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा, ठीक है। अब 21 के बाद में आपने अगर ए भी लिख दिया ना तो भी मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई 21 का स्टूडेंट ने ए आंसर दिया है। अब पता है डायरेक्टली आप जब ए बी सी जो भी देते हो ना, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, प्लीज यार, मतलब आप लोगों को पहले क्वेश्चन का नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर के बाद में जो भी उसका आंसर होगा ना, वो आंसर लिख देना है। सिंपल सी बात है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा डी। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आप लोग। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से आप लोगों को बताना है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन नर्व सेल्स। बहुत इजीली बता सकते हो, बहुत ही आराम से बता सकते हो। बताइए क्या होगा? यीस्ट, स्पाइरोगैरा, अर्थवर्म है या अमीबा है?
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। बताइए 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 किसके अंदर होगा। ये लीजिए, ये मैंने आपका 50-50 वाला काम तो यहां पे कर दिया है, ठीक है ना ये से ना स्पाइरो गायरा है। अब बताइए किसके अंदर होगा। नर्व सेल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नर्व सेल की बात कर रहा है ना। और नर्व सेल की अगर बात कर रहा है तो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, अमीबा के अंदर नहीं होगा, ये होगा अर्थवॉर्म के अंदर। कहने का मतलब एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट मींस हम कह सकते हैं जो अर्थवॉर्म है यहां पे वो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों को पता होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसका जो काम होता है वो होता है पैकेजिंग का। किसका काम होता है, इसका पैकेजिंग का काम होता है बरखुरदार। अब वो बताओ इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी के बारे में, तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। और अब जो न्यूक्लियस है और ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो पार्ट होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, है ना। अब लिपिड और प्रोटीन की जो पैकेजिंग की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। इसके अलावा लाइसोसोम को सिक्रेशन का जो काम होता है वो किसका होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। तो अब आप लोगों को यहां पे आपका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट कर देना है। इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करें, इट हेल्प इन सिक्रेशन, इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोगों को फटाफट से क्लियर कर देना है। क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं SER और RER, बताइए। अरे भाई एक बार बताओ, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये किसका सिक्रेशन कर रहे होते हैं, लाइजोसोम का। किसका, लाइजोसोम का। तो हमारा जो आंसर होगा ना यहां पे वो होगा बी। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 को बहुत अच्छे से देख लिया, पहचान लिया। अब धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा अपन ये कह सकते हैं कि शानदार नहीं, बहुत शानदार होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से रिवीजन करते हुए फटाफट से उसका आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर अपन बात करते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द सेल बी फॉर्म। बताइए क्या होगा, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है या क्लोरोप्लास्ट। बताइए फटाफट से। बताइए बेटा, आइडेंटिफाई द पार्ट एंड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच सेल बी फॉर्म। बताइए 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 बताइए। द फीदर ऑफ द बर्ड, द स्टेम ऑफ द किक्टस, द विंग ऑफ द बर्ड, द एंथर ऑफ फ्लावर। और आप लोगों को पता होगा, अगर हम एंथर की बात करें, जो एंथर होता है प्लांट्स के अंदर वो क्या होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो आप लोगों को बताना है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द सेल बी फॉर्म। बताइए 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 कौन सा वाला पार्ट है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है। यहां पे आप लोगों को जो इमेज बताई गई है उस इमेज के अकॉर्डिंग अगर चलें तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं अपन। बताइए। देखो, बात को समझना, बात को समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल और बहुत लॉजिकल बात है, ठीक है।
अगर हम यहां पे देखें, सिर्फ और सिर्फ समझना, न्यूक्लियस सेंटर में होने के बजाय साइड में शिफ्ट है। क्लियर? क्लियर है? अगर ऐसी बात है और वैक्यूल मिड में बिल्कुल प्रेजेंट है, तो ये क्या है? प्लांट सेल से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द स्टेम ऑफ द कैक्टस। द स्टेम ऑफ द कैक्टस, प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है। उनकी साइज किसी होती है? बड़ी होती है। तो फटाफट से एक बार वापस से एक बार आप लोग इसको देखिए, आप खुद इजीली इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लेंगे। फटाफट से देखो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब आप कहोगे सर पता कैसे चला? अरे भाई एक बार बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, किसकी वजह से हमने पता करा? जो वैक्यूल की साइज है यहां पे वो कैसी है? बड़ी है। और जो न्यूक्लियस है उसकी साइज कैसी है? छोटी है। बस इजीली सा आंसर था यार, बहुत आराम से अपन बता सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विच सेल ऑर्गेनल इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन विद इन द सेल? जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है वो कौन सी वाली साइट के अंदर हो रहा है? तो एक सेल ऑर्गेनल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो किससे रिलेशन है इसका रिलेशन होगा न्यूक्लियस के साथ है। ओके, और हम जानते हैं न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में पहुंचाने का काम भी किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। क्लियर? अब हम बात करें लाइसोसोम के बारे में, तो इनके पास में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और सेल के अंदर किसी भी तरह का कोई डैमेज होगा तो उसको कंटेन करने, उसको जो हैंडल करने का काम होगा वो किसका होगा? लाइसोसोम का होगा। और लाइसोसोम की अगर अपन बात करें तो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? बताओ। वो की थी डी डुवे साहब ने की थी। किसने की थी? डी डुवे साहब ने, है ना? डी डुवे ने की थी। अब हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी साइट है ये? फोटोसिंथेसिस की साइट है। कौन सी साइट है? फोटोसिंथेसिस की साइट। एक मिनट, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस जहां पे होगा वो कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। और अगर हम बात करें रेस्पिरेशन वाली बात तो वो कहां होगा? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप लोगों को पता होगा फर्नांडीज पार्टिकल होते हैं, F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करें इसकी डिस्कवरी की तो कोलिकर ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसको नाम दिया था बेंडा ने। किसने नाम दिया था? बेंडा ने। तो हमारा जो आंसर है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर वो बी हो जाएगा। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में। क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करता हूं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मेक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एज द साइमल्टेनियसली ऑर्गेनल? बताइए। दे ऑक्साइड्स carbohydrate and fatty acids, they have their own DNA and ribosomes, they are present in all kinds of cell, they provide energy to the cell। क्या होगा हमारा आंसर? आपको एनालाइज करना है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बता देना है क्या होगा। क्या होगा बताइए बेटा। क्या होगा? सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल की बात कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की बात कही गई है। बताइए क्या होगा? अरे यार थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा तो समझना ही पड़ेगा हम लोगों को। एक बार बताओ। क्लियर है? बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें और क्लोरोप्लास्ट की अगर अपन बात करें
ये भी डबल मेम्ब्रेन है और ये भी डबल मेम्ब्रेन है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें, यहां ये कौन सी साइट है? रेस्पिरेशन वाली साइट है। और ये कौन सी साइट हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस वाली साइट हो जाएगी। अब बात को समझना, इनके पास में खुद का डीएनए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके पास में भी खुद का डीएनए होता है। बात समझ में आई? यही रीजन है जिसकी वजह से सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहलाती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, दे हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इनके पास में होते हैं क्योंकि प्रोटीन की इनको रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो राइबोसोम्स तो जरूरी है ना। तो हमारा जो आंसर होगा ना बेटा, वो हो जाएगा बी। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोगों ने अच्छे से एनालाइज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, which cell organelle is involved in प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये वाला ऑर्गेनल। कौन सा वाला ऑर्गेनल होगा? क्रोमोसोम्स की मैं बात करूं, सुनना मेरी बात, क्रोमोसोम्स की मैं बात करता हूं। क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स का जो अस्तित्व है, एक तरीके से हम कहें कि उनको जो क्रोमोसोम्स की जरूरत कहां होगी? क्रोमोसोम की जरूरत होगी सेल डिवीजन के टाइम पे। किसके टाइम पे? सेल डिवीजन के टाइम पे। बाकी और किसी की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? क्रोमोसोम्स उस टाइम पे उस चीज पे प्रेजेंट होंगे, सेल डिवीजन वाले टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे बात कही गई है विच सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। हमें तो प्रोटीन सिंथेसिस से मतलब है, क्रोमोसोम्स वाला तो हमारा वैसे कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फिर इसके बाद में लाइसोसोम। लाइसोसोम्स के बारे में हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो डाइजेशन की जरूरत कहां है? हमें तो प्रोटीन से मतलब है। नेक्स्ट हम बात करें राइबोसोम। राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है इसको? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और अगर प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है तो किसका सिंथेसिस करेंगे? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और मेसोसोम तो वैसे ही कैंसिल होगा जब हमारा आंसर आ गया। तो फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने फटाफट देख लिए हैं। फटाफट से फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, लेकिन पहले एक बार लिख लीजिए आप लोग। हो गया? चलें आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की अपन बात करते हैं। Which of the following cell organelle is rich in हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स? जिनके पास में हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं, बताइए क्या होगा? राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा और गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। सबके बारे में अभी तक हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। इसके अलावा आप लोगों ने जब क्लासेस ली थी तो उस टाइम पे भी हमने एक एक सेल ऑर्गेनल को डिफरेंट करके जो है स्टडी किया था। अब आप लोगों का टाइम है, फटाफट से बताना है आप लोगों को आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिच इन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। बताइए क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर आप लोगों के सामने है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। बताइए। बताइए क्या होगा आपका आंसर? अरे भाई एक बात बताओ मुझे आप लोग, एक बात बताओ आप मुझे लोग कि इनके पास में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं। ओके, जो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया सी। वही तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आंसर आप लोगों की नजरों के सामने है और आप लोगों को बस पहचानना है और कुछ नहीं करना है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 के बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 29 में। बता दीजिए फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बहुत ही आसान सा एक वर्ड है जिसको आपने पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट की बात कहें, क्रोमोप्लास्ट की बात कहें या ल्यूकोप्लास्ट की बात कहें बेटा, तो ये हैं प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड हैं। क्या है? प्लास्टिड हैं। अगर ये प्लास्टिड है तो क्या करेंगे? अरे भाई कुछ तो स्टोर करेंगे, कुछ
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे और कुछ कलर प्रोवाइड करेंगे। अब बताना है आप लोगों को, अपना आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर फटाफट से आप लोगों को बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए फटाफट से। बताइए 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 क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, अच्छा ठीक है। द पोजीशन ऑफ थाइलेकोइड एंड ग्रेना, अच्छा वो तो ओनली जो है क्लोरोप्लास्ट वाली बात कर रहा है, तो ठीक है ना, तो ये तो हो गई नहीं। नेक्स्ट हम बात करें, दे आर स्टोरेज ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के 3 टाइप हैं, प्लास्टिड के 3 टाइप हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द एबिलिटी ऑफ टू मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके पास में खुद का क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, इनके पास में खुद का डीएनए होता है। तो हमारा जो आंसर होगा ना यहाँ पे वो हो जाएगा डी, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 के। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30, समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन नहीं है, और वैक्यूल जो होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है कहां पे, प्लांट सेल के अंदर। और एनिमल सेल की अगर अपन बात करें तो एनिमल सेल के अंदर इनकी जो साइज होती है वो होती है छोटी। कैसी होती है, छोटी होती है। अब हम बात करें स्टोरेज होगा, प्रोवाइडिंग टर्बिडिटी होगा, टर्जिडिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टर्बिडिटी नहीं होगा ये कोई बात नहीं, ऑपरेटर से प्रॉब्लम हो जाती है, नो दिक्कत, ठीक है। अगर अपन बात करें रिजिडिटी तो प्रोवाइड करेंगे है ना, इसी वजह से इनकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो आंधी तूफान आते हैं और उसकी वजह से जो बारिश वगैरह होती है तो प्लांट्स कैसे हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, है ना। अब भारी होने के बाद में ऐसा थोड़ी ना कि वो जो गिर गए, 100 में से अगर 1-2 पेड़ गिर जाते हैं तो गिर जाते हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि जो आपने देखा होगा आज के टाइम पे हम पेड़ पौधों के आसपास क्या करते हैं, वो सीमेंटेड एरिया कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जड़ें होती है वो प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से वो पेड़ पौधे क्या होते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो रिजिडिटी जो प्रोवाइड हो रही है, या एक तरीके से हम कहें जो रिजिडिटी उनके अंदर बनी हुई है, वो किसकी वजह से है, वो है वैक्यूल्स की वजह से, ठीक है। अब हम बात करें इसके अलावा वेस्ट एक्सक्रीशन, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करें लोकोमोशन, ये वाला जो फंक्शन होता है वैक्यूल्स के अंदर नहीं होता, लोकोमोशन का कोई फंक्शन वैक्यूल के अंदर नहीं होता है, क्लियर। तो हमारा जो आंसर होगा ना यहाँ पे वो हो जाएगा डी, हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। एज इट इज को उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के आगे तक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31, जैसा कि आप लोगों को यहां पे एक इमेज नजर आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ है द एनर्जी रिलीज्ड विद इन एन एनिमल सेल वुड बी severally distributed by the removal of which of the labeled cell organelle। बताइए क्या होगा हमारा आंसर, एनर्जी से रिलेटेड है, बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हो, हम लोगों ने उस पर अभी डिस्कस किया था, रेस्पिरेशन वाले से रिलेटेड है। अब आप बताइए क्या होगा। बताओ बेटा क्या होगा आपका आंसर, बताइए। अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, अगर हम बात करें यहां पे तो ये तो क्या हो गया, ये तो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड बात बता रहा है ना, आर वाला, ठीक है।
और अगर हम एस की बात करें, ये गोल्जी अपैरेटस से रिलेटेड है, ये लाइसोसोम से रिलेटेड है, और ये जो है पी की अगर हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि एफ नोड और F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, है ना। ये जो होते हैं ये हमारे फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, और फूड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब जो यहाँ पे पी लिखा हुआ आया है ये किससे रिलेटेड होगा, ये रिलेटेड है एनर्जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, एनर्जी रिलीज से रिलेटेड है। तो हमारा जो आंसर होगा पी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। In which of the following organism you observe a cell with 3 different type of large organelle each bounded by 2 membrane? तो आप लोगों को एक सेल को फाइंड आउट करना है, बाकी एक सेल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या होगा, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंगस सेल है या बैक्टीरियम सेल है? बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोगों को फटाफट से बता देना है। बताइए फटाफट से क्या होगा। लार्ज ऑर्गेनल ईच बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, क्या होगा? अरे भाई एक बार बताओ, हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हम बात करें न्यूक्लियस के बारे में है, हम बात करें इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में, तो ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, लार्ज ऑर्गेनल है, लार्ज साइज की सेल है, वो कौन सी होती है, हमारी प्लांट सेल होती है। कौन सी सेल होती है, प्लांट सेल होती है। और जब हम लोगों ने रिवीजन किया था तो आप लोगों को पता है, अगर हम सबसे पहले डिफरेंट के बारे में अगर बात करें या डिफरेंस के बारे में अपन बात करें, तो यहाँ पे साइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स की साइज होती है वो बड़ी होती है, और अगर एनिमल साइज की अपन बात करें, एनिमल सेल की अपन साइज के बारे में बात करें तो वो छोटी होती है, स्मॉल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। विच सेल ऑर्गेनल कैरीज द फंक्शन ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम सर्कुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स? बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 33, बताइए फटाफट से क्या होगा। एंजाइम सर्कुलेशन भी हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो रहा है, और ये भी हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है मैकेनिकल सपोर्ट। अब बताइए क्या होगा। अरे तो भाबा आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पढ़ा है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। इसके अलावा हम बात करें जो लिपिड्स हैं या प्रोटीन वगैरह हैं, इनको भी सिंथेसाइज करते हैं, है ना। हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो हमारा जो आंसर होगा ना बेटा वो हो जाएगा डी। कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का भी ये काम करते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। विच ऑर्गेनल इज कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टी एंड अ मैट्रिक्स? क्रिस्टी, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों ने सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, सबके एक एक डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया था। सिस्टर्नी क्या होगा, ट्यूब्यूल्स क्या होंगे, और वेसिकल्स क्या होंगे, छोटी छोटी जो साइज होगी उसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए फटाफट से। बताइए 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 बताइए। अब बात को समझना, 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 ये है। और अब आप लोगों के सामने एक छोटा सा मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज क्रिस्टी, याद है ना, याद आया।
ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट होता है? ऐसा तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा है। कहां देखा है हम लोगों ने? माइटोकॉन्ड्रिया में देखा है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में देखा है तो हमारा आंसर भी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। विच पार्ट ऑफ द सेल स्टोर न्यूट्रिएंट्स? बताइए क्या होगा? कौन सा वाला पार्ट है जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करता है? बहुत अच्छे से समझाया हुआ है बेटा, बहुत ही इजीली काम करता है। बताइए, मतलब कि 1 मिनट देना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने आपको फिर भी जो है 2 मिनट दिए हुए हैं। बताइए, स्टोर करने का काम है किसका? न्यूट्रिएंट्स को। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, ये तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो गया है ना, सॉरी, ये तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो गया है ना। और अगर हम बात करें इसकी और बारे में, तो ये क्या करता है? फूड, जो फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है ना, फूड का ऑक्सीडेशन करेगा। इसके अलावा हम बात करें राइबोसोम के बारे में, ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। हम वैक्यूल की बात करें तो ये क्या करेंगे? रिजिडिटी तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, प्लस फूड स्टोर का भी काम करेंगे, है ना, फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं। और ऑक्सीजोम तो इससे रिलेटेड ही से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर, जो थोड़े से एडवांस नहीं, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोगों को फटाफट से उनके आंसर्स बता देने हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक के जो 15 क्वेश्चन थे, इनको बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इनको समझा होगा। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। बताइए फटाफट से क्या होगा आपका आंसर? विच सेल स्ट्रक्चर कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल? कौन सी वाली जो सेल ऑर्गेनल है वो सेल को कंट्रोल करने का काम करती है? क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, या वैक्यूल्स है? बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में? बताइए फटाफट से। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इट्स अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो ग्लूकोज वगैरह बनेगा इसके अंदर, है ना। और आप लोगों को पता है ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होगी। साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वैक्यूल्स की हम बात करें तो हमने अभी जस्ट देखा है, एक तो रिजिडिटी है ना, एक तो रिजिडिटी और एक स्टोर करने का काम होगा, फूड को स्टोर करने का काम होगा। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया सी। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प यू इन डिटरमाइन दैट इट इज नॉट एन एनिमल सेल? ये एनिमल सेल नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये एनिमल सेल नहीं है? तो हम लोग फटाफट से देखते हैं। सेल वॉल एंड वैक्यूल, बहुत प्यारी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, बहुत ही ज्यादा प्यारी बात है। राइबोसोम एंड लाइसोसोम उससे भी ज्यादा अच्छी और प्यारी बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बताइए क्या होगा आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताना है आप लोगों को, वो भी विद इन मिनट। क्या होगा आप लोगों का आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए बेटा फटाफट से। अरे बाबा एक बार बताओ मुझे आप लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा लेमा हो, एक ही बात है ना। और ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। लेकिन
प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम बात कहें सेल वॉल के बारे में तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप बहुत आसानी से और बहुत ही इजीली बता सकते हो कि ये क्या है, ये एनिमल सेल नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, ए होगा। और यहां जो वैक्यूल दिया हुआ है तो वैक्यूल के आधार पर हम बता सकते हैं कि इनकी साइज कैसी होनी चाहिए, इनकी साइज होनी चाहिए लार्ज। इनकी साइज कैसी होनी चाहिए बेटा, इनकी साइज होनी चाहिए लार्ज। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ए, हमारा जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। क्लियर है, बहुत ही आसानी के साथ में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनल स्टोर स्टार्च ग्रेन्स एंड ऑयल ड्रॉप्स। बताइए 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 क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताना है आप लोगों को, वो भी विद इन मिनट। यार एक बार बताओ आप लोग मुझे, एक बात बताइए आप लोग मुझे, आप लोगों ने प्लास्टिड पढ़े हैं क्या? बिल्कुल पढ़े हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। प्लास्टिड में मैंने आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, है ना। क्लोरोप्लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्रोमोप्लास्ट के बारे में, तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट के बारे में तो ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। और यहां पे क्या पूछा गया है, स्टार्च ग्रेन्स एंड ऑयल ड्रॉप्स, ये क्या है, फूड पार्टिकल्स ही तो है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ल्यूकोप्लास्ट। हमारा जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। और आप लोगों को बता दूं वापस से कि प्लास्टिड के 3 टाइप हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, एक तरीके से कलर प्रोवाइड करते हैं। फोटोसिंथेसिस वगैरह जो प्रोसेस होती है, ग्रीन कलर जो प्रोवाइड करता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे बढ़े फटाफट से क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। एक बार फटाफट से आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। बताइए क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली बार भी करा है क्या? प्रोटोप्लाज्म में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, बताओ बेटा फटाफट से क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बी और सी? क्या होगा, बताइए 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 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोगों को फटाफट से बता देना है। क्या होगा आप लोगों का आंसर? क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो दोनों के दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी। हमारा जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 मिनट बस। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद में आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। फटाफट बताइए फटाफट से क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पर्म सेल। और आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है जो स्पर्म सेल होती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जो मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, और हम बात करें टेस्टिस के बारे में, तो टेस्टिस का जो प्राइमरी जो वर्क है वो क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अब बता दीजिए फटाफट से क्या होगा आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए फटाफट से। बताइए क्या होगा, बताइए 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 बताइए। It has long tail capable of swimming. Okay, it does not have a cell wall. Okay, it have substance that carry genetic information. It is the longest cell. very बिल्कुल क्लियर बात है, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल क्लियर बात है कि लॉन्गेस्ट सेल होती है। आप लोगों को पता होगा कि इसके पीछे क्या होती है, टेल होती है। क्या होती है, टेल होती है, जिसकी वजह से लॉन्गेस्ट सेल होती है। और यहां पे आज हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर
40 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाकी के जो बचे 5 क्वेश्चन हैं हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। इसके साथ ही नहीं आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, जहां पे अपन टिश्यूज के बारे में बात करेंगे और बाकी के जो बचे 5 क्वेश्चन हैं इनको भी अपन डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।